देश में लगातार निजीकरण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा फैसला आया है और ख़ासकर जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब ने जब 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था तो उन्होंने कहा था कि भारत बौद्धमय था और बौद्धमय रहेगा, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि जहां साकेत नगरी अयोध्या में एक कम से कम जो बुद्ध विहार के जो साक्ष्य मिले हैं उनकी एक कम से कम गैलरी ही बना दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस पर आदेश है, फैसला भी नहीं है, आदेश है एक लाइन में कि हाउ डेयर यू, आपको हिम्मत कैसे हुई इस मामले को उठाने की। कुछ और भी गंभीर बातें कही मेरे साथ। भारत के सबसे बड़े महासंघ SC/ST फेडरेशन के महासंघ, इसमें लाखों कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों पर, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, हक हकूक़ का मामला हो और बहुजन समाज के अधिकारों का मामला, उस पर अपनी बात सख्ती से रखते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। KP चौधरी हैं जो SC/ST फेडरेशन के महासंघ के महासचिव हैं। उन्हीं से समझेंगे कि इसको कैसे देख रहे हैं और करोड़ों जो बुद्ध के अनुयायी हैं उन पर उनको लेकर क्या आगे की रणनीति होगी। सर, कल जिस तरह से ये तो साफ है कि साकेत में बुद्ध के अवशेष मिले हैं, लेकिन कल जिस तरह से याचिका दायर हुई उसी सुप्रीम कोर्ट से मंदिर बनने के रास्ते साफ हुए, लंबा संघर्ष चला। अब जब तथागत बुद्ध के अवशेष, बुद्ध विहार को लेकर याचिका दायर हुई, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए था, याचिका ही रद्द कर दी गई। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस टाइप की टिप्पणियां मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के नाम से एक आंदोलन भारत के देश के गरीब लोगों ने किया था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे मित्तल साहब, उन्होंने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त कर दिया था। उसको लेकर पूरे देश के अंदर एक तूफान सा आ गया, पूरे देश का जो दलित था वो सड़क पर आगे आंदोलित हो गया, पूरी दुनिया में उसकी भर्त्सना की गई उस जजमेंट की। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक, मेरा तो अनुभव ये है कि 97 से मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखा, जितने भी जजमेंट्स आए वो SC/ST समाज के लगातार खिलाफ होते चले। मैं बार बार कहता हूं कि मंडल कमीशन का जब इशू था, OBC रिजर्वेशन का मामला था सुप्रीम कोर्ट के सामने, SC/ST का मसला नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जायज़ती करते हुए जब पदोन्नति में आरक्षण का मसला आया तो उन्होंने कहा OBC के लोगों को सिर्फ रिक्रूटमेंट में हम रिजर्वेशन अलाउ कर रहे हैं, पदोन्नति में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और साथ साथ जबकि मसला SC/ST का उनके सामने था भी नहीं, तो उन्होंने कहा SC/ST के लोगों का भी पदोन्नति में रिजर्वेशन खत्म किया जाता है। सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को वेव आउट करके SC/ST के आरक्षण को पदोन्नति में बहाल करने के लिए सरकार ने कदम उठाया। एक के बाद एक, अभी मित्तल साहब ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर जजमेंट दिया, देश जला, संपत्ति देश का नुकसान हुआ, सरकार ने अमेंडमेंट संविधान में संशोधन करके उसमें फिर उस एक्ट को दोबारा का ठीक किया, तब जाकर के वो एक्ट पूरे देश के अंदर दोबारा कर से SC/ST की रक्षा के लिए कम से कम इन्फोर्स तो हुआ। अभी कल का इशू जो आप बता रहे हैं, उसमें जब खुदाई हो रही है राम मंदिर के निर्माण के दौरान, और उसमें आपकी खुदाई के दौरान ही वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित वहाँ पर जो है सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं, भगवान बुद्ध की स्टेचू आ रही हैं, और वो आप सब मीडिया उसको दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आदि काल में वहाँ पर निश्चित रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कोई ना कोई वहाँ पर बौद्ध विहार रहा होगा, बौद्ध धर्म का कोई ना कोई वहाँ पर, समझ नहीं बात आप। और जब वो खुदाई के दौरान निकल रही, वो अपने आप में साक्ष्य हैं। और अगर पिटिशनर्स ने ये कहा है कि वहाँ पर आप मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदाई के दौरान जो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ निकल रही हैं, उसको लेकर के वहाँ एक स्मारक बनाया जाए, बौद्ध विहार बनाया जाए और उन सब चीज़ों को वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाए, ये एक जायज़ मांग है, ये हर नागरिक की मांग। और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी में आता है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों को सुने। लेकिन कल का जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट और जजमेंट जिस तरीके से दिया गया, हाउ डेयर यू, ये व्हाट इज दिस, इज ए डेमोक्रेसी? अभी तो देश में डेमोक्रेसी है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान लागू होता है, और ये जज भी उस संविधान के दायरे के तहत ही बनकर के वहाँ बैठे हुए हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था है। और अगर भारत का संविधान लागू है, भारत में अभी तानाशाही नहीं है, भारत में डिक्टेटरशिप नहीं है, तो हाउ डेयर यू का मतलब समझ में नहीं आया कि जज क्या अपनी परिधि से बाहर चले गए? हर नागरिक का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है, अपनी बात कर सकता है। जिस टाइप के आरोप लगे हैं, CBI जांच तक की बात कही गई है, 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है संगठनों के ऊपर,
और लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच तक का उसमें कहा गया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का नाम कोट किया गया कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि राम मंदिर के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं कि भाई राम मंदिर ना बने और ये यहाँ फंडिंग हो रही है। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मतलब बातें अगर सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च संस्था है, न्याय की सबसे बड़ी संस्था है और देश, अरे इसका आप ये देखिएगा, आप बुद्धिस्ट हिंदुस्तान में ही नहीं है, भारत में ही नहीं है, बुद्धिस्ट तो पूरी वर्ल्ड में फैले हुए, भारत से जुड़े हुए आसपास के सारे श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, सब कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री हैं। और अगर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ निकल रही हैं, भगवान बुद्ध की स्टैचू वहाँ निकल रही हैं, तो ये एक बड़ी स्वाभाविक बात है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ आदेश करे कि ये सब चीज़ें निकल रही हैं, इनका भी आप सब लोग इनका भी अवलोकन करो, इनको भी संज्ञान लो। और अगर यहाँ पर ऐसे साक्ष्य निकल रहे हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कोई यहाँ पर कोई बौद्ध विहार रहा होगा, तो निश्चित रूप से जो मांग की जा रही है उस पर विचार करिए। क्या लगता है सर, ये जो सारे फैसले SC ST OBC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से ही आ रहे हैं, क्या कॉलेजियम सिस्टम पर बात करने का समय आ गया है, उस पर बात करनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अब बात करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम जो सरकार ने शुरू में जब सरकार आई थी तो उन्होंने इसमें कोशिश की थी। कॉलेजियम सिस्टम की जो बात अभी आपने कही, सरकार ने तो जुडिशल आयोग की बात कही थी। जुडिशल आयोग तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। जब आयोग बनेगा तो 22.5% के हिसाब से SC ST के लोग, 27% के हिसाब से OBC के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। तो कम से कम ये है कि माइनॉरिटी के लोग भी ऑटोमेटिकली, कुछ लोग अपनी मेरिट के आधार पर आ ही रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर ऐसा ही रवैया रहा जो रवैया चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय निश्चित रूप से बड़ा क्राइसिस का समय होगा। और मैं ये कहूँगा, जो पदों पर लोग बैठे हैं, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, जिनको भारत के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के तहत आज कुछ पोजिशंस मिली हुई हैं, वो लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, तो उनको जिम्मेदारियां भी मिली हुई हैं। और अगर जिम्मेदारियों की बात करें तो मेरा कहना है हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, हमारी भारत की सरकार से भी, राज्य सरकारों से, कि आपकी जिम्मेदारियों में इस देश के गरीब तबके का उत्थान करना, उनका वेलफेयर करना भी आता है, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है। सर, क्या लग रहा है, और चूंकि करोड़ों अनुयायी हैं, भारत बुद्धमय भारत था, सम्राट अशोक का दौर है, आपके सारे प्रतीक चिन्ह सम्राट अशोक से लिए गए हैं, आपके अशोक चिन्ह ले, क्या प्रॉब्लम है? क्या हम लोग पूरी दुनिया में जब हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, भारत को लोग बुद्ध के नाम से पहचानते हैं कि बुद्धिज्म और बुद्ध भारत के देन है। भारत में ही कहीं हाशिए पर है क्योंकि बुद्ध को मानने वाले SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इसलिए ऐसा है? देखिए, मैंने तो ये देखा कि किसी के घर में, अगर अब तो खैर मैंने देखा कि घर घर में भगवान बुद्ध का स्टैचू देख रहे हैं, परिवर्तन आया है, वो स्टैचू किस कारण से लगाया जा रहा है। लेकिन पहले मैंने ये देखा कि अगर किसी के घर में भगवान बुद्ध का स्टैचू रखा मिल गया, तो कोई आदमी अगर सामान्य जाति का मिलने जाता था तो वो बौद्ध की मूर्ति देखने के बाद ही कहता था ये तो SC ST है। मूर्ति देखतों के साथ ही वो परसेप्शन बनी SC ST का आदमी है। समझे बात? आज तो खैर क्या परिवर्तन आया है, किसी पंडित ने बता दिया कि भगवान बुद्ध की मूर्ति रखने से खुशहाली आती है, तो मैं देख रहा हूँ जगह जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ जनरल कैटेगरी के घरों में मैं देखता हूँ। आप सुन बात। लेकिन यह बात आप बिल्कुल सही है कि भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो इस बौद्ध धर्म को देश के गरीब तबके के साथ जोड़कर देखा जाता है कि ये SC ST के लोग ही हैं, ये लोग ही हैं जो बौद्ध धर्म को की बात करते हैं। और अगर बौद्ध धर्म की भारत में बात होती है तो सामान्यतः यह समझा जाता है कि यार ये SC ST के लोग ही होंगे। क्या लोगों से क्या कहेंगे? आपके कर्मचारी एसोसिएशन भी है, देश के तमाम लोग, दुनिया भर के तमाम लोग अपील कर रहे हैं, क्या वक्त आ गया है कि बहुजन समाज को अपने धार्मिक, जैसे पहले रविदास महाराज के मंदिर का मामला था, उसको लेकर जिस तरह से कोर्ट से ही फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट से ज़मीन हड़प ली गई, अब जिस तरह से तथागत बुद्ध को लेकर, और पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, अभी वेंकैया नायडू गए थे, वो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, वहीं बुद्ध इतने अपेक्षित है, क्या करे बुद्ध के अनुयायी? देखिए, अभी 400 मीटर जगह दी गई, सारी जगह छीन ली गई। उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा भव्य मंदिर गांधीनगर में बना सकते हैं हम अक्षरधाम, दिल्ली में हम अक्षर बना सकते हैं, और देश के कोने कोने मंदिरों के लिए हम बिल्कुल दिल खोल कर जगह दे रहे हैं, बड़े बड़े, मतलब मैं कहता हूँ कि सैकड़ों एकड़ लैंड हम दे रहे हैं, पूरा देश मंदिरों से भरा पड़ा है, पूरा कोई राज्य ऐसा नहीं, राज्य में कोई विशेष। मैंने देखा कि कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हम लोग साउथ में जाते हैं
तो पता लगता है कि मंदिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में बना हुआ है, इतनी जगह हमारे यहाँ। लेकिन जिस तरीके से संत गुरु रविदास जी के मामले में उस जगह को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खाली कराया गया, जिस तरीके से तोड़ा गया, उसके बाद वो आंदोलन हुआ, आंदोलन के चलते हुए फिर 400 पहले 200 स्क्वायर मीटर फिर 400 स्क्वायर मीटर जगह दी गई, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिद्ध करता है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उनका दिल कितना छोटा है। भगवानों के लिए भी उनके, अगर मान लिया कोई भगवान अगर किसी गरीब समाज से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी जगह देने का मन में जगह नहीं है। जो 400 मीटर जगह दी गई वो इसका इससे बड़ा प्रमाण है, जबकि वो झोड़ था, खाली पड़ा हुआ था जगह, कोई ऐसी जगह नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी जगह को, 1200 स्क्वायर मीटर जगह को जब ख़त्म करके 12 बीघे ज़मीन को काट करके 400 मीटर में तब्दील कर देना, ये तो मतलब। और अब जैसा अभी अयोध्या वाले मसले पर है, क्या ये चाहते हैं कि कल जब SC ST के जज बैठेंगे तो वो ऐसा काम करें? क्या ये संदेश है क्या? कल SC ST के लोग अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठें और वो अगर ऐसा काम करेंगे तो देश के लोगों को कैसा लगेगा? क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या संदेश? अरे भाई, भारत हम सबका है, भारत एक गणराज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्म के लोगों को रहने के लिए इस देश में सबके लिए सम्मान है, सबके लिए बराबरी है, सभी धर्मों के लिए बराबर स्थान है। और अगर वहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई यादें निकल रही हैं, वहाँ चीज़ें निकल रही हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेकर के वहाँ पर एक मैं तो कहूँगा वृहद बौद्ध विहार बनवाएं, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की और उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना हो कि सरकार ने वहाँ पर देखिए खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले, जिन बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई यादें मिली, भगवान बुद्ध की स्टेच्यू मिली, तो इतना बड़ा बौद्ध विहार वहाँ बनाया जाए कि पूरे विश्व के लोग वहाँ पर देखने की। जैसे बहन मायावती जी ने यहाँ पर आपके एक भगवान बुद्ध के नाम पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर में बनाई कि पूरा विश्व के लोग वहाँ पर आते हैं। इससे पूरे भारत की वहाँ पर प्रशंसा होती है। अगर आज अयोध्या में एक आप मंदिर बना रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं हम। आप एक मस्जिद बना रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। अगर साथ साथ वहाँ पर एक आप बौद्ध विहार भी बनाएं तो भारत के सारे बुद्धिस्ट नहीं, पूरे विश्व के बुद्धिस्ट सरकार के इस निर्णय का स्वागत करेंगे और भारत की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। क्या मतलब सर, एक और सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। अब जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, ट्रेन में नौकरियां खत्म हो रही है, अब खबर आ रही है कि 12 बैंकों जो अभी मर्ज हुआ था बैंकिंग, और उसमें सिर्फ 4 ही सरकारी बैंक रहेंगे, बाकी बैंकों का निजीकरण होगा। आप महासंघ से जुड़े हुए हैं, लाखों कर्मचारी हैं आपके, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो या LIC हो, ये तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या अब खासकर रिजर्वेशन भी ख़त्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां लगभग ख़त्म होती दिख रही है, फिर आगे क्या लग रहा है, क्या वजह लग सकता है सरकार इस तरह के जो फैसले कर रही है? देखिए, हमने बहुत दिन पहले जब BJP की सरकार भी नहीं आई थी तो हमने एक चिट्ठी लिखी थी, हमारे संगठन की तरफ से गई थी मोहन भागवत जी के लिए। हमने उनसे एक सवाल किया था, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आज दिल्ली की सड़कों पर एक बच्चा लाल बत्ती पर एक कार खड़ी होती है, ठक ठक करके वो शीशे में मारता है और जो गाड़ी में अंदर होता है वो शीशा खोलता है, वो कहता है आपका पीछे का पहिया पंचर हो गया। और जैसे दरवाज़ा खोलकर पीछे का पहिया देखने जाता है, इतनी देर में उसके लैपटॉप और मोबाइल लेकर के दिल्ली में भाग जाता है। दिल्ली में राजधानी गाड़ी और शताब्दी गाड़ी जब भी रात को लैंड करती हैं या सुबह निकलती हैं, अगर कोई पैसेंजर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाता है तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर उसका ब्रीफकेस छीन करके चलती गाड़ी से बच्चे जो है नई दिल्ली स्टेशन पर भाग जाते हैं। और शाम को जितने भरभी पैसेंजर्स अपना डिब्बा छोड़ करके और रास्ते में पैसेज पे खड़े हो जाते हैं अपना ब्रीफकेस लेकर, वो नीचे जो बच्चे होते हैं चलती ट्रेन में चढ़ करके ब्रीफकेस और लैपटॉप छीन के ले जाते हैं। ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बात हमने इसी में पत्र लिखा था कि अगर दिल्ली जैसी जगह में ये हालत है, आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से बदइंतजामी हो रही है, जिस तरीके से यूथ को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़के सड़कों पे घूम रहे हैं, मास्टर्स करके लोग इंजीनियरिंग करके MBBS की डिग्री लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, आने वाले भारत में क्या भविष्य होगा। एक चिट्ठी हमने लिखी थी, उस पर तत्कालीन जो अध्यक्ष थे BJP के राजनाथ सिंह जी, उन्होंने हम लोगों को अपने कार्यालय बुलाया था और हमने अपना पक्ष रखा था कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो इस विषय पर विचार करिए और गरीब तबके के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार करिए। उन्होंने इस बात का वायदा भी किया था। आज जो अभी आपने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र कर रही है, मैं 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को आज याद करता हूं, उनका आभार धन्यवाद भी इसलिए व्यक्त करता हूं कि अगर 69 में इंदिरा जी ने देश का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण ना किया होता, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण ना किया होता, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण ना किया होता, तो ये घर घर में जो एक एक दो दो नौकरी गई है कभी नहीं जाती।
अगर मैं कहूँगा कि SC/ST के लोगों को अगर रोटी के अवसर मिले, सम्मान से जीने का अवसर मिला, तो देश में राष्ट्रीयकरण की नीति SC/ST समाज के लिए वरदान साबित हुई है। और आज इसका उल्टा है कि राष्ट्रीयकरण को जिस तरह निजीकरण में तब्दील किया जा रहा है, ये SC/ST समाज के लिए आने वाला दिनों में सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध होने वाली है। 40 लाख की सरकारी नौकरी में संख्या आज घटकर 10 लाख रह गई, 10 साल बाद 2 लाख घटकर रह जाएगी। बच्चे बीटेक की एमटेक की डिग्री लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, रोजगार उनको है नहीं, सरकारी क्षेत्र में नौकरी निकल रही, निजी क्षेत्र में उनको कोई लेता नहीं। तो एटलीस्ट SC/ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों का तो सड़क पर आना निश्चित हो गया है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या आगे भविष्य में रणनीति बनाएगी, ये तो सरकार ही बता पाएगी। लेकिन मेरी सरकार से अपील है कि राष्ट्रीयकरण, आप जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 69 में बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट को आधार मान करके जो SC/ST के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया था, और अब तो OBC के लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया है, और अब तो गरीब जनरल कैटेगरी के लोगों को भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ये तभी तो इसका मायने होगा जब सरकारी क्षेत्र होगा, और सरकारी क्षेत्र में रहेगा तो ये रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं होगा। और अगर निजी क्षेत्र में आप बना रहे तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था जब तक आप नहीं करते तब तक वहाँ पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि सरकारी क्षेत्र का निजीकरण एटलीस्ट इस देश के गरीब समाज के हक में बिल्कुल नहीं है। निजीकरण बंद किया जाए और सरकारी क्षेत्र को एज रखा जाए। बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। मैं एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते सरकार से ये मांग करूंगा, निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस देश के गरीब समाज के विकास को आप अपने एजेंडे में रखना चाहते हैं और आगे इसको आप इनका विकास करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप निजीकरण के कार्य को बंद करें। और जो निजी क्षेत्र अब तक हो चुका है उसमें संविधान में संशोधन करके इस समाज के लिए, यानी SC के लिए, ST के लिए 22.5%, OBC के लिए 27% और गरीब जनरल कैटेगरी के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था आप निजी क्षेत्र में भी संविधान में संशोधन लागू करके निश्चित रूप से लागू करें। तो ये KP चौधरी साहब हैं जो लगातार SC/ST एसोसिएशन चलाते हुए जो समाज का मुद्दा है वो हर कीमत पर रखते रहते हैं। सोचिए सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता खो रही है। जस्टिस कर्णन का मामला हो, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर उनको जेल डाल दिया गया। SC/ST एक्ट के खिलाफ फैसला आता है, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ फैसला आता है। SC/ST OBC माइनॉरिटी के तबके को लगने लगा है कि चूँकि कोलिजियम सिस्टम की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार, एक ही चाचा फूफा का जो अंकल सिंड्रोम है उसकी वजह से जजेस बन रहे हैं और सारे फैसले अब जजेज के जरिए ही बहुजन समाज के खिलाफ आ रहे हैं। उसके खिलाफ लोग गोलबंद भी हो रहे हैं, बात हो रहे हैं। कल जिस तरह से अयोध्या को लेकर, साकेत को लेकर जिस तरह से हाउ डेयर यू की ये जो लहजा है, जो जज हैं अरुण मिश्रा साहब, उन्होंने जो कहा है उसको लेकर बहुजन समाज में, बुद्ध के अनुयायियों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है और उनको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कोलिजियम सिस्टम पर भी बात हो और जुडिशियरी के खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जी, जय भीम होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।